मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे solubility of solid in liquid. Clear? Then we have to study about the application of solubility of solid in liquid. According to which we have to study Raoult's law. क्लियर? तो आज हम लोगों का टॉपिक है रॉल्ट्स लॉ, जो कि इस चैप्टर सॉल्यूशन का सबसे बेस्ट टॉपिक है। इसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन आगे बढ़ेगा। क्लियर? जैसे रॉल्ट्स लॉ से आगे हम लोग पढ़ सकते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर। क्लियर? उसका RLVP रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर मीन्स जब हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे उसमें भी रॉल्ट्स लॉ का एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि जो अपना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट होगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, वो डिफाइन होगा रॉल्ट्स लॉ से। क्लियर? देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी व्हाट इज रॉल्ट्स लॉ। ध्यान रखिएगा कि अभी जो हम लोग रॉल्ट्स लॉ पढ़ रहे हैं वो रॉल्ट्स लॉ है फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। क्लियर? अब नॉन वोलाटाइल मीन्स आप लोगों को पता है, हम बताए थे प्रीवियस लेक्चर में कि नॉन वोलाटाइल मीन्स द सॉल्यूट whose vaporization is not possible. Clear? Means जो वेपराइज नहीं हो सके वो होता है आपका नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो अभी जो रॉल्ट्स लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं दिस इज फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो एज्यूम करो वेपर प्रेशर भी हम लोगों को बता चुके थे। मान लो कि ये एक कंटेनर है जिसमें हम एक सॉल्वेंट रखे हुए हैं। एज्यूम द सॉल्वेंट इज वाटर। क्लियर? एज्यूम करो कि ये जो सॉल्वेंट है ये वाटर है। क्लियर? अब ये वाटर है, इसका वाटर को हम हीट कर रहे हैं, बर्नर पे चढ़ा के हीट हो रहा है। अब हीट होगा तो इसमें से वेपर बनना स्टार्ट होगा। इट मीन्स कि वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ एग्जर्ट करेगा ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। क्लियर? तो अभी जितना ये वेपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, इससे अब जब हम इस पे कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए तो इतना सरफेस एरिया से वेपर बनना बंद हो जाएगा। इसका मतलब वेपर प्रेशर इसका घटा या बढ़ा, तो एग्जैक्टली घट गया। क्लियर? लेकिन एज्यूम करो कि अगर पानी का अमाउंट ज्यादा होता तो वेपर प्रेशर और बढ़ जाता। मींस सॉल्वेंट जितना ज्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा, और सॉल्यूट जितना ज्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना कम होगा। मींस सॉल्वेंट के बढ़ाने से वेपर प्रेशर में क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। इट मींस हम लोग बोल सकते हैं द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। मतलब ये जो सॉल्यूट हम लोग डाल रहे हैं यहाँ पे, ये कौन सा सॉल्यूट होगा? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होगा। क्लियर? तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute is directly proportional to amount of किसके? डायरेक्टली किसके होगा? सॉल्वेंट के, क्योंकि सॉल्यूट के तो इनवर्सली होगा। देन क्या बोले हम? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। और आपको पता है केमिस्ट्री के लैंग्वेज में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है मोल फ्रैक्शन से। मींस बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। जो भी सॉल्वेंट होगा उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
क्लियर है? तो यही बात हम लोग ऊपर रॉल्स लॉ में लिख रखे हैं, देखो आप लोग, according to Rawls law, vapor pressure of solution containing non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of solvent. solvent के mole fraction का directly proportional होगा, means mole solvent का amount जितना ज्यादा आप रखिएगा उतना ज्यादा solution का vapor pressure होगा, क्लियर? Then this can be written as vapor pressure of solution, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे PS से, क्लियर? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगेगा K इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग P से, तो PS इक्वल टू K इनटू P। दिस K इज अ सॉल्वेंट। अब इस K को डिटरमाइन करना है, दिस इज नॉट ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये कोई यूनिवर्सल सॉल्वेंट नहीं है, मींस इसका वैल्यू चेंज होगा। तो चेंज होगा तो सबसे पहले इस कांस्टेंट को कैलकुलेट करना। कांस्टेंट कैलकुलेट करने का तरीका है, एज्यूम करते हैं कि लेट द सॉल्यूशन इज ट्रू सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है वो एक ट्रू सॉल्यूशन है। अब ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है आप लोगों को बताए हुए हैं, सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स ओनली वन कंपोनेंट, क्लियर? तो वन कंपोनेंट जहां भी होगा, अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर में सिर्फ एक ही कंपोनेंट है तो वो सबसे ज्यादा अमाउंट में होगा, और सबसे ज्यादा अमाउंट में जो होता है दैट कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्वेंट। तो ट्रू सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ही होता है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, मींस क्या हो जाएगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बिकम्स यूनिटी, क्योंकि आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, और सॉल्यूट का तो 0 हो चुका है। और PS, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन था, PS मींस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन अब तो सॉल्यूशन में एक ही कंपोनेंट रहा, और जब भी किसी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ कंपोनेंट एक हो जाए तो उसको ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड से, P नॉट। नॉट मींस क्या होता है, स्टैंडर्ड, क्लियर? तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि अगर इन दोनों का वैल्यू इस वेपर प्रेशर ऑफ, मतलब दिस इज इक्वेशन 1, अगर इस दोनों वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया जाए, मींस पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, वी गेट, क्या गेट करेंगे हम लोग कि अगर इन दोनों को वैल्यू पुट करें क्या होगा, PS के जगह पे P नॉट हो जाएगा, PS के जगह पे P नॉट, तो P नॉट इक्वल टू XB के जगह पे 1 इक्वल टू K इंटू 1, इट मीन्स K इक्वल टू P नॉट। इसको मान लिए इक्वेशन 2, मान ली। अब क्या है कि अगर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को देखा जाए तो K के जगह पर P नॉट पुट कर सकते हैं, then from equation 1 and 2 we get, तो K के जगह पर इक्वेशन 1 में K के जगह पर P नॉट पुट करो आप, this is PS equal to P नॉट into XB, this is the equation of Rawls law, क्लियर है? ये रॉल्स लॉ का इक्वेशन है। अब यहाँ से रॉल्स लॉ को डिफाइन किया जा सकता है कि according to Rawls law, the vapor pressure of solution is equal to the product of vapor pressure of solvent and its mole fraction, means उस solvent के mole fraction और vapor pressure का जो प्रोडक्ट होगा वही जो होगा vapor pressure of solution होगा। एनी डाउट? क्लियर है? तो ये था अपना रॉल्स लॉ। अब इस रॉल्स लॉ के बेसिस पर ही हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे
रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, और उससे भी पहले देखेंगे हम लोग लोअरिंग वेपर प्रेशर। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर।